हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र पटेल है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एनसीईआरटी सिक्स क्लास जियोग्राफी से जियोग्राफी को पढ़ना शुरू किए थे, उसी क्रम में हमें आज पढ़ना है सेवेंथ क्लास जियोग्राफी। एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करना है, जो कि हमारा टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण इससे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, या कहें कनेक्टिविटी स्थापित कर लेते हैं सिक्स क्लास की जियोग्राफी से, कि आखिरकार सिक्स क्लास की जियोग्राफी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, पहले जब हमने पढ़ा था, शुरुआत किया था सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी में देखा था कि सभी ग्रहों में से जो 8 ग्रह थे, सभी 8 प्रमुख ग्रहों में से एक ही ऐसा ग्रह था जिस पर जीवन संभव था, वह थे हमारी पृथ्वी। तो जब हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पृथ्वी की कुछ प्रमुख गतियां हैं। प्रमुख गतियों में देखा था घूर्णन और परिक्रमण गति। तो इन दोनों ही गतियों से हमें पता चला था पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है, या कहें जीवन को संभव बनाने में कैसे हेल्पफुल है। जैसा कि हम देख रहे थे कि यदि पृथ्वी पर एक घूर्णन गति ना हो तो क्या जीवन संभव होगा। तो हमें समझ में आया था कि अगर पृथ्वी का घूर्णन अगर बंद हो जाए या घूर्णन ना करे तो देखेंगे कि पृथ्वी के एक भाग पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, वहीं दूसरे भाग पर बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा, और दोनों ही परिस्थितियां पृथ्वी पर जीवन को संभव नहीं बनाती। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि आखिरकार जो घूर्णन गति है और परिक्रमण गति, जो कि ऋतु परिवर्तन में सहायक है, या कहें ऋतु परिवर्तन को क्या करती है, लाती है पृथ्वी पर, जिससे हम देखते हैं कि जीवन जैसी स्थितियां भारत पर या कहें पूरे विश्व पर निर्मित होती हैं। इसी क्रम में जब हमने अगला चैप्टर पढ़ा था, या कहें प्रमुख जो चैप्टर पढ़े थे, इस प्रकार अगर देखें तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल देखे थे। तो प्रमुख परिमंडल में हमने देखा था कि पृथ्वी में 3 प्रमुख परिमंडल देखे जाते हैं, और उन्हीं तीनों परिमंडलों से मिलकर एक नए परिमंडल का निर्माण होता है, जिसको बोले थे जीवमंडल या जयमंडल, बायोस्फीयर। जब हम देख रहे थे इसी 3 परिमंडलों में, तो एक देखा था भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। जब हम भूमंडल को देख रहे थे तो देखा था कि इसमें क्या था, पृथ्वी की ऊपरी सतह या कहें क्रस्ट पर जो मृदा की पतली लेयर है, और या पत्थर या चट्टान जो है, उन सभी का जो समूह या कंपोजिट रूप क्या कहला रहा था, हमारा भूमंडल कहला रहा था, या कहें जिस पर लोग या जीवन जैसी स्थितियां निर्मित हैं। ठीक है, वहीं अगर दूसरा जो हम परिमंडल पढ़े थे वह था हमारा जलमंडल। जलमंडल में हमने पृथ्वी पर 5 जो प्रमुख मेजर वाटर बॉडीज थी, ठीक है, तो उसमें पढ़े थे 5 प्रमुख महासागरों के बारे में जाना था। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो ग्लेशियर हो गया, नदियां हो गई, झीलें हो गई, जो कि पृथ्वी पर उपस्थित हैं, वो सभी क्या थे, हमारे जलमंडल का हिस्सा थे। तीसरा जो हमने परिमंडल पढ़ा था वह था वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ एक छाया या कहें एक ऐसा घेरा बना हुआ है वायु का, जो कि क्या है, काफी घना है और उसमें काफी घनत्व है। तो अगर देखते हैं कि ये जो वायुमंडल है किसका कंपोजिशन है, तो हमें देखने को मिला था इसमें क्या है, काफी सारी गैसें हैं, जिसमें मेजर 3-4 गैसेस हैं। जैसे हम देखते थे 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, अदर गैसेस 1% में आ जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम हो गई, ठीक है, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो ये सभी गैसेस मिलकर क्या कर रही थी, वायुमंडल का निर्माण कर रही थी। और साथ ही साथ हम ये भी देखे थे कि वायुमंडल में जल वाष्प भी स्थित है, जो कि वाष्प के फॉर्म में है। साथ ही साथ इसमें धूल कण भी उपस्थित है। तो ये सभी मिलकर क्या कर रहे थे, वायुमंडल का निर्माण कर रहे थे, और कहीं ना कहीं ये भी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने में सहायक है, या कहीं जो ऑक्सीजन है, कहीं ना कहीं वो जीवन में, जो पृथ्वी में जीवन है उसके लिए सहायक है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं, जो कि पेड़ पौधे के लिए भोजन के रूप में होता है, या कहें उसकी सहायता से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वहीं ऑक्सीजन की सहायता से क्या है, बाकी जो जीव जगत है, या कहें एनिमल्स हैं, एनिमल जो स्पीसीज हैं, वो क्या करते हैं, इसको जीवन के लिए अपने उपयोग करते हैं। अब इन तीनों परिमंडलों के अगर इंटरेक्शन से देखें, एक सीमित क्षेत्र का निर्माण होता था, जहां पर तीनों परिमंडल क्या होते थे, उपस्थित होते थे, और वहां पर जीवन जैसी स्थितियां निर्मित होती थी, जिसको कि हम जीवमंडल पढ़ते हैं या कहते थे। इसी क्रम में आज हमें पढ़ना है पर्यावरण। तो आखिरकार पर्यावरण क्या है, इस बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण का अगर हम सीधे अर्थों में देखें, पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद करें तो परि प्लस आवरण, इसका मतलब जो है परि प्लस आवरण, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका मतलब होता है परि प्लस आवरण। आवरण मतलब होता है ऐसी चीज जो कि चारों तरफ घिरी हो। तो परि मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीजें घिरी हुई हैं, या कहें जहां पर मैं खड़ा हूं इसके चारों तरफ जो भी चीजें हैं, जैविक हो या अजैविक है, वो सभी क्या है, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ क्या है, ये डेस्कटॉप है,
या कहें हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, लैपटॉप है, सामने कैमरा है, फैन है, ठीक है, फर्श है, बेड है, कुर्सी है, ये सब चीज़ें क्या है, सभी क्या है, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। तो आखिरकार अगर हम इसको पर्यावरण को समझना चाहते हैं और भी अच्छे तरीके से और अच्छी कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की भूमिका को साथ में लेते हुए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं, पर्यावरण को और एनसीईआरटी की भूमिका को भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। तो यह एक छोटी सी कहानी है बच्चों की, जहाँ पर वो क्या करते हैं, बचपन में खेल रहा था, जैसे कि ये रवि के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो रवि क्या कर रहे थे, छुट्टियों के बाद क्या कर रहा था, स्कूल मतलब अपने जहाँ घूमने गया होगा नाना नानी के यहाँ से, वहाँ से वापस आने के बाद स्कूल जा रहा था। तो बीच रास्ते में एक ग्राउंड पड़ता था, जहाँ उसने देखा कि वहाँ पर क्या गड्ढा हो रखा है, ठीक है, जहाँ पर वो क्या किया करता था, खेला करता था, ठीक है। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, ठीक है। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे पर्यावरण बदल रहा है। तो आखिरकार जो प्रधानाचार्य के मुंह से ये शब्द निकले कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, तो आखिरकार वो क्यों उदासी पूर्ण ये शब्द निकाले, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। आखिरकार उनका यह सीधा सा कहना था कि जो कि हमारे चारों तरफ की हरियाली है या घास फूस है या पर्यावरण है, वो कहीं ना कहीं हमारे मानवीय गतिविधियों से क्या हो रहा है, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। जैसे कि रवि के जो खेलने का मैदान थे, जहाँ पर वो खेला करता था अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि एक बड़े फ्लैट का निर्माण करने के लिए क्या किया जा रहा है, कार्य किए जा रहे हैं। और उसी क्रम में क्या हो रहा है, वहां पर काफी मात्रा में खुदाई की गई है, या कहे वो मैदान पूरी तरीके से या वहां की हरियाली और पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल है। अगर हम इसकी बात करते हैं, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल्य कैसे है, इस चीज को समझते हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या। जब पर्यावरण के बारे जब स्पेशली उनके प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल जी ने क्या कहा कि हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, जब ये पर्यावरण शब्द सुना तो सभी बच्चों के लिए क्या था, एक नया शब्द था, ठीक है। अगर पर्यावरण क्या है हमें भी ना पता हो या किसी को ना पता हो, तो हम अगर पर्यावरण शब्द का उपयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वही यहाँ पर भी हुआ, सभी बच्चे क्या करने लगे, अब शिक्षक से पूछने लगे आखिरकार पर्यावरण क्या है। एक मिनट रुकेगा। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वह सभी क्या है, हमारा पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी क्या है, पर्यावरण के अंग है। हाँ, शिक्षक ने कहा, हाँ यस आर, ठीक है। लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, पठार, ठीक है, नदियां, पेड़ पौधे, प्राणी, जबकि अन्य निर्माण जो है मानव ने किया है, जैसे सड़क, कपड़े, किताब आदि। तो अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो यह कह सकते हैं कि पर्यावरण वो सभी चीज़ें जो कि जैविक हैं, अजैविक हैं, या कहें साथ ही साथ वो सब चीज़ें जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो प्रकृति में वो चीज़ें उपस्थित हों जो कि मानव निर्मित है, जैसे सड़क हो गया, घर हो गए, मकान हो गए, टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, कंप्यूटर हो गया, कैमरा हो गया, ये सब के चीज़ें, ये भी क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है, या कहें ऐसी आधारभूत इकाई जो कि मानव के जीवन को और भी आसान बनाती है जीवन यापन के लिए, तो वह क्या है, सभी पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे यहाँ लिखा है, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है, खाने के लिए भोजन मिल जाता है, रहने के लिए भूमि मिल जाती है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है,
अगर हम देखते हैं कि जैसे हम शुरुआत में अगर देखें पूरा पाषाण काल से देखते हैं तो मानव क्या था, एक शिकारी या कहें शिकार करके जीवन यापन करता था या जंगलों में रहता था। लेकिन उसके विकास क्रम में देखते हैं जैसे मानवों का विकास हुआ, मानवों का उद्भव जैसे होता है, विकास क्रम देखते हैं तो वहाँ से देखते हैं कि जहाँ मानव पहले जंगलों में गुफाओं में रहता था वहाँ से निकल कर क्या हुआ, आज मल्टीप्लेक्स बिल्डिंगों तक आ चुका है या कहें डिजिटल वर्ल्ड में आ चुका है। जब इसको देखते हैं तो पता चलता है कि मानव क्या कर रहा है, प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, कार धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। जैसे कि हम मानव पहले शुरुआत में क्या था, एक शिकारी था, तो उसको ये सब चीजें कार हो गई, परोसने के लिए बर्तन, पानी एकत्र करने के लिए बर्तन या गिलास या ऐसी किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मानव का विकास होता है धीरे धीरे वो अपने में परिवर्तन करता है और अपने आवश्यकताओं के अनुसार अपने संसाधनों को निर्माण करता है या बनाता है। तो देखते हैं कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, प्रकृति में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे लोगों में क्या हुआ, डिजायर्स आई, तकनीकी विकास हुआ या कहें लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, उस अनुसार क्या हुआ, लोगों ने अपने आप को क्या किया, संसाधनों का प्रयोग करते हुए नए नए चीज़ों का निर्माण किया जिससे उनका जीवन यापन और भी आसान हो सके। जैसे कि कोविड-19 के पहले देखा जा रहा था कि अधिकतर का कोचिंग या क्लासेस क्या थी, ऑफलाइन थे। लेकिन कोविड-19 के बाद क्या देखा गया कि लोगों की आवश्यकता पड़ी कि वो घर में रहकर क्या करें, अपनी एजुकेशन को या जो चीज़ वो कर रहे हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी, साथ ही साथ बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। तो ये क्या थी, आवश्यकता थी लोगों की, क्योंकि कोविड-19 में क्या नहीं कर सकते थे, एक समूह में रहकर पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को और आसान बना दिया, जैसा कि पहले ऑनलाइन क्लासेस आसान नहीं थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये आवश्यकता ही आविष्कार का काम करती है, या क्या आवश्यकता से ही हम क्या करते हैं, और संसाधनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, या और ज़्यादा क्या करते हैं, प्रकृति में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रवि, परमजीत, जैसे मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे कि इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी ज़रूरतें को कारण हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा, मतलब एक क्वेश्चन इकबाल ने पूछा कि आखिरकार हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, तो शिक्षक का एक सिंपल सा आंसर था क्या, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए क्या हो रहा है, हमारी जो डिजायर्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हम क्या कर रहे हैं, डिजायर्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति में और भी ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन करते जा रहे हैं। जैसे कि हम पर्यावरण के घटक के रूप में पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ें जो कि प्रकृति में हमें प्रदत्त हैं, मानव निर्मित संसाधन जो कि मानव द्वारा निर्मित है और जो मानव उनको क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। ठीक है, जैसे मानव, ठीक है, ये देखते हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों में देखते हैं जैसे स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल के संसाधन हो गए, वहीं मानव निर्मित हो गए इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, राजनैतिक स्थितियां, आर्थिक, शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार, व्यक्ति, ये कहीं ना कहीं ये दोनों ही क्या है, मानव निर्मित चीजें हैं। ठीक है, ये क्या है सभी, और जैसे ये परिवार हो गया, व्यक्ति हो गया, समुदाय हो गया, धर्म हो गया, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक चीजें, ये भी क्या है, सभी पर्यावरण का हिस्सा है। जब किसी को ऐसा लगे कि धर्म पर्यावरण का हिस्सा है, नहीं है, क्योंकि ये हमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये क्या है, ये भी हमारे क्या है, पर्यावरण का ही हिस्सा है। ठीक है, धर्म भी हो गया, शैक्षिक संस्थाएं भी हो गई, राजनीतिक स्थितियां भी हो गई, ये सब कभी सभी क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में हम लगातार परिवर्तन कर जा रहे हैं और इसी क्रम में हम कभी कभी क्या करते हैं, उसे नष्ट भी कर देते हैं या उसे नुकसान पहुंचा देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी, अजीवी दोनों
परिस्थितियां सम्मिलित है। जैसे कि अभी प्राकृतिक पर्यावरण में हमने कहा जैविक अजैविक दोनों ही चीजें उपस्थित है, साथ ही साथ वो भी चीजें उपस्थित हो जाती हैं जैविक अजैविक जो मानव निर्मित है या मानव प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ठीक, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को समझना है तो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि क्या क्या आ जाता है, बायोटिक कंपोनेंट आ जाते हैं, साथ ही साथ अबायोटिक कंपोनेंट आ जाते हैं। जैसे हम बायोटिक कंपोनेंट जैसे इनको क्या कहेंगे, जैविक बोलेंगे, ठीक है, जैविक तत्व बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, अजैविक तत्व बोलेंगे। ठीक है, जैविक तत्व अजैविक तत्वों को भी क्या कर रहे हैं, दो हिस्सों में बांटने। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव निर्मित पर्यावरण की बात करेंगे या मानवीय पर्यावरण की बात करेंगे। तो जैसे हम प्राकृतिक पर्यावरण में क्या देख रहे हैं, दो तत्वों को मेजर मुख्य रूप से देखते हैं, जैविक तत्व अजैविक तत्व। जब जैविक तत्व को देखेंगे तो इसको भी क्या कर सकते हैं, तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। या कहें जैविक तत्व क्या है, जो कि विश्व के चारों तरफ जो लिविंग थिंग्स हैं या कहें जो भी जीवित है, जिनमें ग्रोथ हो रहा है, जिसमें गति है और जिनमें जीवन भी है और मृत्यु भी, दोनों ही स्थितियां हैं, तो वो सभी क्या है, हमारे जैविक तत्व का हिस्सा है। जैसे कि हम देखते हैं प्रोसीजर, जैसे क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। तो प्रोड्यूसर क्या है, हमारा जैविक तत्व, मतलब ये हो गया हमारा उत्पादक, ठीक है, ये हो गया हमारा उपभोक्ता जो खाने वाला है, जो उत्पादन नहीं करता। ठीक है, दूसरा हो गया डिकम्पोजर, अपघटक। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है या कहें जैविक तत्व का हिस्सा है। उत्पादक क्या करते हैं, जो हमारे लिए क्या करते हैं, खाद्य आपूर्ति का कार्य करते हैं, जैसे प्लांट्स होगा। ठीक है, एक मिनट। उत्पादक क्या करते हैं, ये खाद्य आपूर्ति का निर्माण करते हैं, जैसे क्या होगा, प्लांट्स होगा। उपभोक्ता क्या करते हैं, ये इसी पर निर्भर होते हैं। जो उत्पादक क्या करते हैं, खाद्य आपूर्ति करते हैं या खाना बनाते हैं, तो उसी को क्या करते हैं, उपभोक्ता उसको खाते हैं। अब घटक क्या होते हैं, ये दोनों ही चीजों के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, या कह दें ये परजीवी होते हैं। कैसे कि जो उत्पादक डेड हो जाते हैं या कहें मृत हो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, विखंडित करने या विकृत करने या छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का क्या करते हैं, काम करते हैं। साथ ही साथ उपभोक्ताओं की भी जब डेथ होती है या कहें ये मृत हो जाते हैं, तो उसका भी क्या करते हैं, ये अपघटन करते हैं या उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसका विखंडन करते हैं। जब हम अजैविक तत्वों की बात करते हैं तो अजैविक तत्वों में हम देखते हैं क्या है, इसको भी दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक क्लाइमेटिक हो सकता है जो क्लाइमेट को रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ एक एडेफिक हो सकता है या कहें मृदा संबंधी हो सकता है, एक जलवायु संबंधी होगा और एक मृदा संबंधी। जब जलवायु संबंधी अजैविक तत्वों की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा जैसे लाइट हो गया, वर्षा हो गई और टेम्परेचर होगा। साथ ही साथ जब मृदा संबंधी अजैविक तत्वों की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, मृदा आ जाएगी, और जितने भी मिनरल्स उपलब्ध हैं पृथ्वी की सतह पर वो सभी किसका हिस्सा है, ये है सभी एडेफिक, ठीक है, या कहें मृदा संबंधी। चलिए आगे चलते हैं। तो आपने इसमें देखा कि जीवी क्या है, जैविक तत्व क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक मतलब वो सभी चीजें जो कि जीवित हैं या सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप हो गए, जंतु। ठीक है, तो इसमें ऑल लिविंग थिंग्स इन अ यूनिवर्स, ऑल लिविंग थिंग्स जो कि हमारी पृथ्वी पर है, वो सब क्या है, जीवी तत्व है। अजीवी क्या है, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। जो भी निर्जीव तत्व है वो सभी क्या है, हमारे अजीवी तत्व कहलाएंगे। ठीक है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो मानवीय पर्यावरण में हम क्या देखते हैं, तो मानवीय पर्यावरण में हमें देखने को मिलता है कि वो सभी चीजें हैं जो कि क्या है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, मानवीय पर्यावरण क्या है। चलिए मानवीय पर्यावरण को हम प्राकृतिक पर्यावरण से कंपैरिजन करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मानवीय पर्यावरण ऐसा कह सकते हैं जो मानव निर्मित द्वारा जो भी वस्तुएं हैं या संसाधन, वो सभी क्या है, मानवीय पर्यावरण का हिस्सा है। जिनकी रचना या उनका निर्माण क्या किया, मानव द्वारा किया गया है, वो सभी क्या है, मानवीय पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे क्या हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, रोड हो गए, ब्रिजेस हो गए, घर हो गए, मकान हो गए, ये सभी क्या है, हमारे मानवीय पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण को समझते हैं, एक मिनट।
प्राकृतिक पर्यावरण में हम देखते हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम क्या देखते हैं, वो सभी जैविक अजैविक तत्व जो कि प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त है, या कहें जिनका निर्माण मानव द्वारा नहीं किया, वो सभी जैविक अजैविक तत्व जो कि प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त हैं, वो सभी क्या है, हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, जैसा कि हमने एनसीईआरटी 6 में पढ़ा था। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल क्या है, जो पृथ्वी का क्या है ऊपरी परत है, वो क्या है, हमारी स्थल मंडल है, जिसमें मृदा आ जाती है, मृदा की ऊपरी पतली परत आ जाती है, साथ ही साथ उसमें चट्टाने और पत्थर भी यहाँ शामिल है, जो कि क्या है, पूरी तरह से चट्टानों या खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटी है आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो जैसे कि हम बात करें स्थल मंडल के, तो स्थल मंडल में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, ये हमें स्थल में भी मिलेंगे और महासागर के नीतल पर भी हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें क्या करता है, वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए क्या करता है, भूमि प्रदान करता है, जहाँ पर क्या करते हैं, मानव जीवन संभव होता है, या कहें वन, कृषि एवं मानव बस्तियाँ क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, इसमें घास स्थल भी उपस्थित होते हैं, यहाँ खनिज संपदा की भी स्रोत होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण क्या मतलब, अगर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति को देखें तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच वर्ड से होती है, जो कि एनवायरोनेर से बना हुआ है। एनवायरोनेर का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है पड़ोस या नाइबर, या कहें इंडोर, मतलब जो चारों तरफ हमारे उपस्थित है, वह सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, जलमंडल किसको कहते हैं, जल के वो सभी स्रोत जो कि जहाँ पर क्या है, जल उपस्थित है, जैसे महासागर हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है, झीलें हो गए, झरने हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, वो सभी क्या है, हमारे जलमंडल का हिस्सा है। ठीक है, तो जलमंडल के क्षेत्र कहते हैं वह जल के विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी हो गई, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। ठीक है, और सभी प्राणियों के लिए क्या है, जल आवश्यक है। जैसे कि हम अगर जल की बात करें तो ये क्या है, जल सभी पादप भी यूज करते हैं इसका, और एनिमल्स भी यूज करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो जो पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, ये क्या है, वायुमंडल कहलाता है। और इसमें क्या है, हमने बताया कि 78% क्या है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% में सभी अदर गैसेस आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सभी मिश्रित क्या कहलाते हैं, या कंपोजिशन होता है किसका, वायुमंडल का होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर क्या करता है, वायुमंडल को थामे रखता है। जैसा कि हम पढ़े थे जब सौर मंडल में पृथ्वी, तो हम देखे थे कि वायुमंडल हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलता है, पृथ्वी पर मिलता है, बाकी ग्रहों पर हमें वायुमंडल नहीं देखने को मिलता है। या कहें जैसे बुध, शुक्र और मंगल, ये ग्रह जो है, जो कि आंतरिक ग्रह हैं, तो इन पर हमें क्या नहीं दिखता, वायुमंडल नहीं दिखता, क्योंकि क्या है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की कमी है, और साथ ही साथ क्या है, जो सूर्य के द्वारा सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, या कहें सौर ज्वालाएं निकलती हैं, उससे क्या होते हैं, वायुमंडल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, या कहें उसके वायुमंडल या उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाता है, या वायु बाहर निकल जाती है, इससे वहां पर वायुमंडल का निर्माण नहीं देखा जाता। साथ ही साथ जब हम बाह्य ग्रहों की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम देखें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की बात करें, तो वहां पर हमें वायुमंडल दिखता है, क्योंकि वहां पर सोलर फ्लेयर्स की क्या नहीं हो पाती, पहुंच कम हो पाती है, या कहें उससे कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल पृथ्वी में कहीं ना कहीं इसमें सहायक क्या है, वायुमंडल के निर्माण में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो हम देखेंगे कि जब हम पढ़े थे क्या, वायुमंडल की प्रमुख क्या पढ़े थे, जो परतें थी, जिसमें हम देखे थे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब चीजें पढ़े थे। तो जब हम समताप मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर देखा था क्या है, एक
लेयर होती है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं, O3, तो उसमें देखा तो ओजोन लेयर में कि ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट जो रेस होती हैं सन की, उससे क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये चैप्टर आसान है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये एनसीईआरटी की रीडिंग के थ्रू जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो हम आपको यहीं पर ऐड कराते जाए। बाकी जो अदर रेफरेंस है या कहें फैक्ट्स है वो आपको साइड में लिख के रखे हैं, वो भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, परितंत्र क्या है? परितंत्र मतलब होता है इकोसिस्टम। पारितंत्र या कहें इकोसिस्टम क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। तो जब हम अभी इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम बेसिकली ये है कि हम जब क्या करते हैं, पर्यावरण में देखते हैं तो इसमें जैविक अजैविक तत्व हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी जैविक तत्व हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं। और वो कैसे कनेक्टेड है? वो एनर्जी लेवल से कनेक्टेड है। जैसे कि हम जब एनर्जी लेवल का पिरामिड देखेंगे तो अगर यहाँ पर लेवल्स देखते हैं तो क्या होता है, सभी जगह सपोज यहाँ पर 100,000 यूनिट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर क्या पहुँचेगी, फिर 100 यूनिट पहुँचेगी, यहाँ 10 यूनिट, फिर यहाँ पर 1 यूनिट। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि हर लेवल में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, 10% एनर्जी का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। बाकी जो 90% एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है उनके जीवन यापन के दौरान या दैनिक क्रियाकलापों के दौरान। क्या हो जाती है, 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो फाइनली हमें ऊपर तक हमें सिर्फ और सिर्फ कितना मिलता है, 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो 10% एनर्जी, बाकी एनर्जी कहाँ खत्म हो जाती है, जो क्या करते हैं वो पर्यावरण में बाकी जीव एक दूसरे से इंटर क्रिया करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं, उस दौरान जो क्रियाकलाप करते हैं उसमें क्या होती है, बाकी उनकी 90% एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यही कहते हैं 10% एनर्जी लेवल ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये किसने दिया था, लैंडमैन ने दिया था। ठीक है, इसको आगे भी पढ़ेंगे, हम लिख के रखे हुए हैं, आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर बताए गए तो उसको कनेक्ट कर दें आपको। तो पारितंत्र क्या क्या है, या इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नाम किसने दिया था, ब्रिटिश पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे टांसले, उन्हीं ने दिया था ये कॉन्सेप्ट पारितंत्र। इकोलॉजी एक अलग वर्ड है जो कि अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। देखिए दोनों चीजों को आपको बता देते हैं, कई बार नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि हर एनर्जी लेवल पे या हर क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, सिर्फ 10% का ही क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। बाकी 90% क्या होती है, उनके इंटरेक्शन में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला इकोसिस्टम, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था, ये ब्रिटिश पारिस्थितिक क्या थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, इकोसिस्टम वर्ड का नाम दिया था, इनका नाम था टांसले। ठीक है, और जो इकोलॉजी वर्ड दिया था ये किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये दोनों का नाम याद रखे रहिए, क्योंकि वनडे एग्जाम में कभी वर्ड में कनेक्टिविटी करने के लिए मैच द फॉलोइंग में दे देता है। तो इकोसिस्टम एक अलग चीज है और इकोलॉजी एक अलग चीज है, दोनों ही डिफरेंट है। चलिए, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है, कहीं ना कहीं इकोलॉजी को जब पढ़ेंगे तो इसी को पढ़ेंगे, तो इसमें इंटरकनेक्शन बस इसको आप लिख लीजिए। बाकी आगे चलते हैं, वहीं पर आपको ये सब चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटर क्रिया करते हैं या अंतर क्रिया करते हैं तथा पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर करते हैं। तो पारितंत्र में हम देखेंगे, पारितंत्र में देखेंगे या पारिस्थितिक तंत्र में हम क्या देखेंगे, तो जिसमें क्या होता है, जैविक तत्व, जैविक अजैविक, एक मिनट, इसमें कहेंगे जैविक तत्व, साथ ही साथ अजैविक तत्व क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है,
ये क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। और तंत्र बोलने में और एक चीज सहायक है, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे कोई ये घास है, ठीक है, ये घास है, इसको कौन खाएगा, टिड्ढा खाएगा, ठीक है, इसको कौन खाएगा, टिड्ढा खाएगा, ठीक है, इसको कौन खाएगा, चूहा खा जाएगा, चूहे को कौन खा जाएगा, सांप खा जाएगा, और इसको कौन खा जाएगा, बाज खा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक फूड चेन का निर्माण करता है। तो इकोसिस्टम को पढ़ने के लिए हमें यही सब चीजें देखनी पड़ेगी कि आखिर कैसे ये जैविक, जैसे जीवित प्राणी, जैसे इसमें बोला गया है सभी समस्त जीवधारी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे जुड़े हुए हैं, इसी तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही सब देखेंगे कि आखिरकार फूड चेन कैसे निर्माण होती है, ठीक है। जैसे हम पिरामिड के 3 प्रमुख पिरामिड को पढ़ते हैं, ठीक है, बायोमास पिरामिड पढ़ते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल पिरामिड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कई प्रकार के गैस, चलिए ये हटाते हैं, जैव मंडल। अब देखते हैं कि जितने भी हमने पारिमंडल पढ़े थे, कौन कौन से, भूमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को पढ़े। और जब तीनों जो मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, जैव मंडल के निर्माण करेंगे। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या कहें सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी पर वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल तथा जल एवं वायु मिलकर क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। तो ये सभी जगह क्या नहीं करते, जीवन को संभव नहीं बना सकते, या कहें पूरे अगर स्थल मंडल की बात करें तो जहां जहां स्थल है तो सभी जगह जीवन संभव नहीं। जीवन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर संभव है, कहें जहां पर क्या है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल क्या है, इंटरेक्ट करते हैं। एक ऐसा सीमित क्षेत्र यहाँ पर तीनों ही क्या करते हैं, पारिमंडल आपस में जुड़े हुए होते हैं, वहीं पर जैव मंडल का निर्माण होता है, या कहें वहाँ पर जीवन संभव हो पाता है, या कहें वहाँ पर हमें पादप और जीव जंतु दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। पारितंत्र क्या है, ठीक है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि हरे भरे खेत एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश कैसे होती रहती है। मतलब कोई, ये एक लड़की है जेसी, उसने बताया कि वो क्योंकि केरल के रहने वाली है, तो उसने वहाँ के पारितंत्र के बारे में बताया कि आखिरकार उसके यहाँ का पारितंत्र कैसा है। उसके यहाँ क्या हो रही, हमेशा बारिश होती रहती है, हरे भरे खेत खलिहान होते हैं, नारियल के पेड़ पौधे होते हैं, तो वो उसकी जो सुंदरता है उसको क्या कर रही है, सभी को बता रही है और साथ ही साथ इनवाइट कर रही है उसके लिए। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरे ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की ही नजर आते हैं, लेकिन यहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो आप यहाँ पर 2 तरह के पारितंत्र के बारे में पढ़ा। पहला एक पारितंत्र ये है, दूसरा पारितंत्र ये है। पहले पारितंत्र में आप देख रहे हैं जहाँ पर क्या है, हरे भरे खेत हैं, साथ ही साथ क्या है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही है। दूसरे पारितंत्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल क्या है, रेत ही रेत चारों तरफ नजर आ रही है, और बाकी जो कटीले पेड़ पौधे होते हैं वही हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ का प्रमुख जानवर जो ऊँट है उसको देखते हैं, और यहाँ पर ये बता रहा है कि एक भी बारिश नहीं होती भी है तो बहुत कम। तो हमें पता चला कि पारितंत्र क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। और पारितंत्र अलग होने से क्या हो सकता है, वहाँ का जो निच है, निच एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ के ऐसे मतलब या कहें जीव जंतु या प्राणी एक स्पेशल निच के लिए क्या होते हैं, बने होते हैं। सभी जीव जंतुओं का क्या होता है, एक अपना स्पेशल निच होता है, ठीक है। या कहें ऐसा कि अगर ऊंट जो है वो अपने आप को कहाँ सर्वाइव कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, रेगिस्तानी एरियो में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नहीं कह सकते, मतलब बेसिकली वो अपने आप को कंफर्ट कहाँ पर करेगा, रेगिस्तानी एरिया में ही कंफर्ट करेगा। अगर हम ऊंट को ले जाके लद्दाख में रख दें तो क्या वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि सभी जीव जंतुओं को क्या होता है, जीव स्पेशल होता है, या कहें स्पेसिफिक होता है, या कहें उसी के लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे यहाँ रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरात में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाली जीव जंतु, वनस्पति, लोगों में रहन सहन के तरीके में इतना भिन्नता क्यों है,
ठीक है, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो आपको एक चीज, जो पिछले जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर बताया था कि पारितंत्र, जब हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़े थे, तो वहां पर जब ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि स्थल रूप और लोगों में पढ़ा था, तो हम ये देखे थे कि स्थल रूप कैसे लोगों के रहन सहन को या उनके जीवन यापन की क्रियाओं को निर्धारित कर रहा था। सेम यही चीज है कि जहाँ का स्थल रूप जैसा होगा या वहाँ की जैसी जलवायु होगी या यहाँ की जैसा स्थल रूप होगा, उसके अनुसार क्या होगा, वहाँ के जीव जंतु भी क्या होंगे, निर्धारित होंगे। जैसे कि हम रेगिस्तान में देख रहे हैं, वहाँ का स्थल रूप कैसा है, रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर वर्षा कम हो रही है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उष्ण है या और शुष्क है। तो वहाँ का क्या मिल रहा है, हमें सांप बिच्छू मिल रहे हैं, ठीक है, छिपकली मिल रहे हैं, ठीक है, रेगिस्तानी ऊंट मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिले। वहीं पर जब हम केरल के स्थल रूप को देखें और वहाँ की जलवायु को देखें या वहाँ की अवस्थिति को देखते हैं, तो दोनों की एक तो अवस्थिति में अंतर है, जो कि रेगिस्तान क्या है, कर्क रेखा के आसपास वाले रीजन जगह जहाँ से कर्क रेखा निकलती है, राजस्थान के क्षेत्र में रेगिस्तान पड़ता है, उस क्षेत्र में देखते हैं। साथ ही साथ अगर केरल को देखते हैं तो वो क्या है, विषुवत रेखा के आसपास है, या कहें 8 डिग्री के आसपास हमें पड़ता है। तो इस दौरान हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि अक्षांशीय अवस्थिति के अकॉर्डिंग और वहाँ की जलवायु क्या हो रही है, निर्धारित हो रही है, और वहाँ की जलवायु से वहाँ की जीव जंतु और वनस्पतियाँ भी निर्धारित हो रहे हैं, या कहें वहाँ का पारितंत्र कंप्लीटली चेंज हो रहा है। लोगों स्थल रूप में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, वहाँ के पारितंत्र को क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट अगर सिंपल से हम समझना चाहें तो स्थल रूप, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, ये सब चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। स्थल रूप के साथ साथ हम देखेंगे अक्षांशीय अवस्थिति और प्लस जलवायु। ये तीनों चीजें मिलके क्या कर रही हैं, वहां के पारितंत्र को डिसाइड कर रहे हैं, वहां का पारितंत्र कैसा होगा, ठीक है। तो जैसे हमने पारितंत्र दो तरीके का देख लिया, एक रेगिस्तानी देख लिया, रेगिस्तानी पारितंत्र देख लिया, रेगिस्तान देख लिया, रेगिस्तान ही होता है, स्थान नहीं होता, राजस्थान लिखते हैं, रेगिस्तान होगा, और केरल का देख लिया हमने, ठीक है। तो दोनों ही क्षेत्रों का हमने पारितंत्र देखा, तो हमें पता चला कि पारितंत्र में क्या होती है, भिन्नता देखी जा सकती है। और भिन्नता हमें क्यों देखने को मिलती है, तो उसका रीजन हमें ये समझ में आ रहा है कि वहाँ का स्थल रूप अलग है, वहाँ के अक्षांशीय अवस्थिति अलग है, और साथ ही साथ अक्षांशीय अवस्थिति डिसाइड कर रही है किसको, जलवायु को, और स्थल रूप भी क्या कर रहा है, वहाँ की जलवायु को डिसाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। स्थल रूप अक्षांशीय अवस्थिति से भी डिसाइड होता है, और अक्षांशीय स्थिति से क्या होता है, वहाँ का सूर्य तप भी क्या होता है, डिसाइड होता है। यहाँ का सूर्य तप, और सूर्य तप से क्या हो रहा है, यहाँ की जलवायु डिसाइड हो रही। तो ये सब चीज़ें जियोग्राफी में एक ये कॉन्सेप्ट, मतलब बेहतर चीज़ ये होती है कि ये सभी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हमें समझना है तो उनके बीच इंटरेक्शन या इंटर कनेक्टिविटी बैठाना जरूरी है। तो हमें यहाँ समझ में आया, स्थल रूप, अक्षांशीय अवस्थिति, जलवायु सभी क्या कर रहे हैं, मिलकर पारितंत्र को हमारे क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं कि वहाँ का पारितंत्र कैसा होगा, ठीक है। तो हमने दो पारितंत्र समझने का प्रयास किया, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का और केरल के हरे भरे खलिहानों का। तो दोनों भी के पारितंत्र में हमें क्या दिखा, वनस्पतिक और जीव जंतु दोनों ही तरीके की भिन्नता भी हमें देखने को मिली, ठीक है। बिल्कुल बहुत संबंध है। तो जैसा कि टीचर ने कहा, क्या विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले, एक मिनट इसको इरेज करके सही से बताते हैं। जैसा कि रवि का प्रश्न था, क्या था रवि का प्रश्न, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है। यस, तो वही चीज ये कह रहे हैं, या कहे इसने एक प्रकार से खुद में ही आंसर दे दिया, बस डाउट में है वो कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके में इतने भिन्न क्यों हैं, साथ ही साथ ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है या इनके बीच कोई संबंध है। तो यस, शिक्षक कहते हैं यस, ऑफकोर्स इनके बीच क्या है, संबंध है। सभी से पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव आपस में
आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध है। तो हमें यह पता चलता है कि जीवधारी तथा आसपास के पर्यावरण के बीच हमें संबंध देखने को मिलता है। तो यही चीज बताया आपको कि जो स्थल रूप है, अक्षांशीय अवस्थिति है, जलवायु है, ये सभी मिलकर हमारे पारितंत्र को क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच एक संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें मिलकर ही क्या कर रहे हैं, हमारे पारितंत्र को निर्मित कर रहे हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। तो जैसे हम पढ़ेंगे महासागरी पारितंत्र को पढ़ेंगे, तालाब के पारितंत्र को पढ़ेंगे और स्थल के पारितंत्र को पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम पिरामिड को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो तालाब का पिरामिड होता है, ऊर्जा पिरामिड या कहें, तालाब का जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। स्थल रूप का जो पिरामिड होता है वह सीधा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो, चलिए इस चीज को बना के दिखा देते हैं आपको आगे ही। ठीक है, तो जब हम देखते हैं स्थल के, एक स्थल ले लेते हैं, स्थल पिरामिड ले लेते हैं। चलिए वापस लिख लेते हैं इसको। स्थल जैव पिरामिड, स्थल जैव पिरामिड को देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इसका पिरामिड कैसा रहता है, सीधा होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता उत्पादक क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता है। लेवल कई तरीके 1 2 3 हो सकते हो, यहाँ पर डिकम्पोजर होगा, अब घटक होगा। ठीक है, और टॉप कार्निवारस ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, फिगर भी लगाए हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, जिसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है, उत्पादक देखेंगे, ये क्या है हमारे उत्पादक। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर या कहें उत्पादक उपभोक्ता होगा। ये क्या होगा, हमारे उपभोक्ता होगा, फर्स्ट लेवल के होगा। जो सेकेंडरी लेवल के उपभोक्ता होगा, टर्सरी लेवल के उपभोक्ता, और अपेक्स प्रेडेटर होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या आ जाता है, पहले में ग्रीन प्लांट्स, उत्पादक क्या होते हैं हमारे, हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे। हार्बीवोरस जो कि क्या करते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। कार्निवोरस जो कि क्या करते हैं, मांस खाते हैं। सेकेंडरी कार्निवोरस ये क्या करते हैं, घास फूस भी खाते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, इनको भी खाते हैं। ठीक है, ये वल्चर, ईगल्स, लायन, टाइगर, ये सब क्या हो गए हमारे एपेक्स या टॉप कंज्यूमर हो जाते हैं। और डिकम्पोजर हमें ये सभी लेवल पे मिलते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा पिरामिड एनर्जी का। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे प्रोड्यूसर में क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी क्वार्टरी कंज्यूमर। तो हमें देखने को मिलता है कि इसका पिरामिड कैसा है, सीधा है। ठीक है, डिक्रीज इन बायोमास, तो बायोमास में डिक्रीज मतलब जो उत्पादक हैं तो उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, तो उपभोक्ता की संख्या कम होती है। सेकेंड प्राइमरी वाले की जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी के और कम हो जाते हैं, टर्सरी के और कम हो जाते हैं, क्वार्टरी के और कम हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ये, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जो उपभोक्ता है ऐसे चलते जाएंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, पहले लेवल के हो गए, ये सेकेंड लेवल के हो गए, ये थर्ड लेवल के हो गए, और ये टॉप लेवल के हो गए। ठीक है, इस तरह देखते हैं। जब हम इसका देखेंगे तालाब का, ये क्या हो गया हमारा, तालाब का होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेंगे, मछलियां मिलेंगी तालाब में। तो तालाब की मछलियों की संख्या क्या होगी, हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें मछलियों की संख्या क्या मिलेगी,
ज़्यादा मिलेगी, तो यहाँ पर उपभोक्ता क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, उत्पादक हमें क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो इसलिए इसका जो पिरामिड बनता है, या कहें बायोमास का पिरामिड या जैव पिरामिड हमें जो मिलता है वो हमें स्थल पर क्या मिलता है, सीधा मिलता है। और जो हमारा हो गया तालाब का, तो तालाब का हमें कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। जैसे तालाब के बारे में पढ़े तो इसका अपना क्या हो गया, खुद का पारितंत्र हो गया। और इसके जो बायोमास पिरामिड बनाते हैं वो स्पेशली कैसा बनता है, जो उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि किसका पिरामिड उल्टा बनता है, तालाब का पारितंत्र का जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि ने अपने उसके मित्र खेलते थे, ठीक है, वह भी एक पारितंत्र बनाता था, ऑफकोर्स बनाता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ घास फूस थी, वहाँ पर छोटे मोटे कीट पतंग होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे पर निर्भर होंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, यहाँ पर कार्य होता है। मानवीय पर्यावरण, जब हम मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं तो मानवीय पर्यावरण में हम देखेंगे कि वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो क्या करते हैं, मानव द्वारा निर्मित होती हैं। तो मानव द्वारा क्या क्या चीज़ें निर्मित है, जैसे हमें देखना है, अगर हम मानव द्वारा निर्मित चीज़ों की बात करें तो आप देखेंगे कि मानव द्वारा निर्मित चीज़ों में क्या आ जाएगा, जैसे एक मिनट, तो मानव द्वारा निर्मित में क्या आ जाएगा, सड़कें आ जाएंगी, ब्रिजेस आ जाएंगे, रेलवे ट्रैक्स आ जाएंगे, बिल्डिंगें आ जाएंगी। ठीक है, हॉस्टल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मानवीय पर्यावरण क्या है, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उसका जीवन सरल था। ठीक है, आसपास की प्रकृति में से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जैसा कि आपको पहले बताया कि जो आदि मानव था वो क्या करता था, जंगलों में रहता था और शिकार करता था। तो मतलब एक प्रकार से जैसे कि आजकल के जानवर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ठीक है, अपना शिकार करते हैं और सिर्फ दिन का भोजन का ही संग्रहण करते हैं, या दिन की ही खान पान की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार देखें, जब मानव का धीरे धीरे उद्भव हुआ, जैसे जैसे उसमें विकास हुआ, तो उसको देखते हैं कि जंगलों से आकर उसने क्या किया, गुफाओं में रहना शुरू किया। गुफाओं से उसने घर बनाने, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाना शुरू किया। झोपड़ियों से क्या किया उसने, बड़े बड़े अपने सामुदायिक घरों का निर्माण किया, या कहें परिवार जैसी संस्था का निर्माण किया। ठीक है, एक परिवार में रहने लगा, परिवार से एक गांव में रहने लगा, शहर बने, शहर से क्या बने, सिटीज बनी, सिटीज से देश बने। तो इस प्रकार क्या हुआ, इनके समुदाय में परिवर्तन हुआ। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे कैसे मानवीय विकास देखा जाता है। तो जैसे हम देखा था कि पहले एक व्यक्ति रहा होगा जो शिकार करता रहा होगा, उसने क्या किया, अपने परिवार का निर्माण किया, परिवार से क्या हुआ, समुदाय का निर्माण हुआ। अब जब समुदाय परिवार में बन गए तो समुदाय में कई सारे ऐसे परिवार होंगे और कई ऐसे व्यक्ति होंगे, तो अब क्या होगा, उनके बीच लड़ाई झगड़े होंगे, किसी मुद्दे को लेकर, सही गलत को लेकर क्या होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। तो उसको सुलझाने के लिए या उसमें क्या एक सहमति बनाने के लिए धर्म जैसी संस्था लाई गई कि एक नियम कानून बनाए गए कि धर्म के अनुसार ये सही है, धर्म के अनुसार ये गलत है। तो ये क्या किया गया, धर्म जैसी संस्था लाई गई। शैक्षिक संस्थाओं को लाया गया जहाँ पर धर्म को पढ़ाया जाएगा, नियमों को पढ़ाया जाएगा, या लोगों के रहन सहन के तरीकों को बताया जाएगा। मतलब विकास क्रम में ऐसा ही शुरू हुआ। ठीक है, फिर आर्थिक संस्थाएं शुरू हुई। ठीक है, आर्थिक संस्थाओं में मतलब लोग क्या किए, जैसे पहले क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। पहले लोग क्या नहीं करते थे, रुपए से वस्तुएं खरीदते नहीं थे, वो क्या करते थे, एक वस्तु का खुद उत्पादन करते थे। जब दूसरे वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वह अपनी वस्तु ले जाकर उस व्यक्ति के पास जाता था और अपनी वस्तु उसको देता था उसी वैल्यू के अनुसार, उसी अनुपात में, और उससे वह वैल्यू ले लेता था आवश्यकता अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, ऐसे दो व्यक्तियों का मिलना जरूरी होता था जहाँ पर एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तो वह क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। तो आर्थिक क्रियाएं वहाँ से शुरू होकर आज कैसा हो गया है, बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स या वर्ल्ड वाइड कंपनीज हो गई हैं। ठीक है, वैश्विक लेवल की कंपनी हो गई कि अमेरिका की कंपनी यहाँ खुल रही है, इंडिया की कंपनी अमेरिका यूरोप में खुल रही है। ठीक है, राजनीतिक संस्थाएं बनी, जैसे पहले गवर्नमेंट जैसी संस्था या सरकार जैसी संस्थाएं नहीं होती थी। परिवार का मुखिया वहाँ का क्या होता था, पिता ही होता था, या वहाँ का सबसे बड़ा पुरुष ही होता था। फिर समुदाय में क्या होता था, एक राजा या
पंचायत या सरपंच जैसे संस्थाएं होती थी। फिर कहीं कहीं धीरे धीरे क्या हुआ, देश जैसी संस्थाएं हुआ, देश में क्या हुआ, सरकार जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारा क्या है, मानवीय विकास क्रम, यहाँ से समझ सकते हैं कि मानव ने कैसे कैसे धीरे धीरे विकास किया। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आदि मानव ने कहाँ से शुरुआत की, जंगलों में शिकार करने से लेकर आज की डेट पे क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स कंपनियों में रहना शुरू कर रहे हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार चीजों को, पर्यावरण को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। तो अगर हम देखें पूरे पृथ्वी पे, तो मानव ही एक ऐसा जीवित प्राणी है या सजीव प्राणी है जो क्या कर रहा है, पर्यावरण में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन कर रहा है अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या अपने आवश्यकता अनुसार पारितंत्र को बदलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उसने फसल उगाना मतलब कृषि करना शुरू किया, पशु पालना शुरू किया, स्थायी जीवन जीना शुरू किया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विकास क्रम है कि आदि मानव काल में हम कैसे थे, फिर धीरे धीरे हमने कैसे उद्भव या विकास किया, जैसे फसल उगाना, कृषि करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया। ठीक है, स्थायी भवन बनाना, पहले क्या होते थे लोग, क्या होते थे, घुमंतु होते थे, जैसे मतलब एक स्थान पर रहते थे, फिर वहाँ के जब संसाधन समाप्त होने लगते थे तो उस स्थान को छोड़कर नए स्थान की खोज में जाते थे। जैसे कि आज भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में क्या देखने को मिलती है, झूम कृषि देखने को मिलती है। तो झूम कृषि इसी का एक एग्जाम्पल है कि लोग क्या होते हैं, घुमंतु होते हैं, वो एक ही जगह पर अपना पूरा तकनीकी विकास या कहें अपना संसाधन उपयोग नहीं करना चाहते, वो प्राकृतिक रूप से पूरी खेती करते हैं। कैसे कि वहाँ के पेड़ पौधों को काटेंगे, वहाँ आग लगा देंगे, जब वो है आग क्या करेगी, राख के रूप में बदल जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, वहाँ पर उत्पादन करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि अब जो क्या है, मिट्टी या वहाँ की मृदा क्या हो गई, अनुपजाऊ हो गई, तो उस क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ के अगले क्षेत्र की खोज पर चले जाएंगे और वहाँ पर खेती करेंगे। तो झूम खेती क्या है, जो झूम कृषि होती है, झूम खेती होती है, इसी को बोलते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन। शिफ्ट कल्टीवेशन यही होता है, मतलब झूम खेती जो होती है, यही हमारे प्रारंभिक कृषि का ही एक एग्जाम्पल है। जब हमने फसल उगाना शुरू किया, पशु पालना शुरू किया, स्थायी जीवन जीना शुरू किया। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, अपने आवश्यकता से क्या किया, चीज़ों का आविष्कार किया या पर्यावरण में परिवर्तन किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। तो आप देखते होंगे जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ, उपनिवेश जैसी राजनीतिक शक्तियों का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, पूरे विश्व में एक अलग तरीके की होड़ मच गई कि ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन को सजोने की व्यवस्था की गई। लोग क्या किए, ठीक है, बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हो गई तो क्या हो गया, तकनीकी विकास हुआ, तो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। मतलब वो क्या करना चाह रहे थे, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। मतलब अब यहाँ पर क्या हो गया, लाभ कमाने की चाहत और ज़्यादा बढ़ गई, प्रॉफिट कमाने के। सूचना क्रांति, पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये सब चीज़ें क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुई, जो औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहां से पता चल रहा है कि धीरे धीरे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो क्या हो रहा है, अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये वैश्वीकरण के ही क्या है, लक्षण है या फीचर्स हैं। ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं कि सूचना क्रांति हुई, परिवहन तेज गति हुई, तो ये क्या कर रहे हैं, हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, वैश्वीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज या सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच ही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने का एवं उसको उपयोग को सीखना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि आखिरकार हमें प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए, या इसके बीच संतुलन न होने से क्या क्या परिस्थितियां पृथ्वी पर निर्मित हो सकती हैं, या कैसी कैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है, माशिनराम जो एक मेघालय क्षेत्र है, वहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। या कहें नॉर्थ ईस्ट में एवरेज इंडिया में क्या
पूरे इंडिया का लिया जाए और नॉर्थ ईस्ट में लिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होती है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने यहाँ छुट्टियों में आने के लिए क्या किया, इनवाइट किया है मिजोरम में। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदस्यों घरों के बारे में क्या करेंगे, क्रियाकलापों पर चित्र बना कर लाएंगे। ठीक है, चलिए ये स्टोरी आपको बता दी। वस्तु विनिमय पद्धति आपको समझ में ही होगी, ये वस्तुओं के अदला बदली का एक व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने क्या कर लिए, अब समझ लिए। अब थोड़ी सी क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए। तो हमने ये समझ लिया था, या कहें समराइज करते हुए जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट या कहें प्राकृतिक पर्यावरण को हमने समझा। तो प्राकृतिक पर्यावरण में 2 चीज़ देखी हमने, जैविक तत्व देखे, अजैविक तत्व देखे। तो जैविक तत्व क्या थे, जो भी वर्ल्ड में क्या है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उपस्थित है वे सभी क्या है, जैविक तत्व का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, तो वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें हमारे क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या आ जाएंगे, हमारे प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे और एनिमल्स आ जाएंगे। तो प्लांट्स और एनिमल्स की अगर हम कैटेगरी बांटना चाहें तो प्लांट्स और एनिमल्स किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे हमारे उत्पादक कैटेगरी में। बाकी जो एनिमल्स हैं उनके कई सारे हमारे क्या हो सकते हैं, कैटेगरी हो सकते हैं। उपभोक्ता 1, उपभोक्ता 2, उपभोक्ता 3, ये कई सारी कैटेगरी। एक टॉप उपभोक्ता होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टॉप प्रीडेटर बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर अपघटक, ये किसी भी लेवल पे हो सकते हैं, पहले लेवल, दूसरे और तीसरे किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट या क्या अजैविक जो तत्व थे उनको 2 भागों हमने बांट के देखा। क्लाइमेट तत्व जो थे, जो कि क्या था, लाइट ले लिए थे, रैन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रकाश, वर्षा और तापमान। एडेफिक जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट थे, एडेफिक में कौन कौन से, या कहें मृदा संबंधी में कौन कौन से थे, मृदा आ गई थी, और मृदा में उपस्थित सभी मिनरल या पृथ्वी की सतह पर उपस्थित सभी तत्व आ गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने प्रमुख जो पारिमंडलों की बात की थी उसमें क्या था, जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल था। और उन्हीं तीनों के इंटरक्रिया से हमने क्या एक चौथे परिमंडल का निर्माण किया था, वो क्या था, बायोस्फीयर था। तो बायोस्फीयर रिजर्व का हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, यूनेस्को से आता है। और इसका पर्पस क्या है, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट की बात करता है और साथ ही साथ प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करता है। तो एक हमें ऐसे डेवलपमेंट की ओर बढ़ना है जिससे हम अपने आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ा सकें या आर्थिक विकास भी कर सके, साथ ही साथ सामाजिक विकास हो और हम अपने प्राकृतिक या प्रकृति को क्या करें, अच्छे से सुरक्षित कर सकें। तो बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पर जीव जंतु, जैविक या अजैविक सभी चीज़ें होती परस्पर क्रिया करती हैं। और क्या, जैसे कि हम बायोस्फीयर का अगर शॉर्ट में समझें या सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो बायोस्फीयर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी जीव प्राणी क्या करते हैं, एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते हैं और साथ ही साथ इस परस्पर क्रिया के दौरान वो क्या करते हैं, अजैविक तत्वों का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब उन्हें इंटरेक्शन करना होता है तो वो उस भूमि पर चल रहे होते हैं या उस वायु का क्या कर रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं उत्पादन क्रिया के लिए या जीवन यापन के लिए। ठीक है, जल का भी क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो जल, वायु और स्थल क्या हो गए, हमारे अजैविक तत्व हो गए। और परस्पर जो क्रिया कर रहे हैं जैविक तत्व जो है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जो परस्पर क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उपभोक्ता के लिए या कहें एक दूसरे पर खाद्य आपूर्ति के लिए निर्भर है या एक दूसरे के लिए क्या है, जीवन यापन के लिए निर्भर है। तो वो सभी क्या है, एक हमारे बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जहाँ पर हमारे ये तीनों ही क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और रिजर्व क्या होता है, रिजर्व का सेंस ये होता है कि हम उस पारितंत्र को क्या करते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं जहां पर ये बायोस्फीयर स्थित है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट यूनेस्को का दिया हुआ है। और उसका पर्पस ये है कि हम ऐसे रिजर्व का संरक्षण संस्थाओं का निर्माण करें, या संरक्षण क्षेत्र का निर्माण करें। ये संरक्षित क्षेत्र है, ये क्या है, एक संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है,
बायोस्फीयर रिजर्व मतलब क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जिसको क्या किया गया, संरक्षित किया गया है, और उस संरक्षित क्षेत्र में हमारे पर्पस क्या होंगे या हमारे एम्स क्या है, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी काम देना, मतलब काम होना चाहिए, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ हम क्या करें, प्रकृति का भी संरक्षण कर सकें। तो हम ये देख रहे थे क्या, जब हम ये देखे थे कि आखिरकार जो हमारा बायोमास होता है या क्या हमारे जो पारितंत्र होता है, तो उसमें बायोमास या पारितंत्र में बायोमास पिरामिड के बारे में बात करें तो ये हमारा पिरामिड होता है, कैसा, पिरामिड ऑफ एनर्जी लेवल है, ठीक है। वो भी क्या है, बायोमास एनर्जी ट्रांसफर का है। ये एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है। एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक मिनट। जब हम एनर्जी ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ और सिर्फ कितने मात्रा में एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10 यूनिट में। अगर 100 यूनिट अगर नीचे में है तो अगले यूनिट में सिर्फ कितनी जाएगी, 10 यूनिट जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ऐसे माने, यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि आखिरकार कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी एक लेवल से दूसरे में, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कितनी एनर्जी है, 1000 यूनिट एनर्जी है, तो अगले में सिर्फ और सिर्फ कितनी पहुंचेगी, 100 यूनिट पहुंचेगी। बाकी 900 यूनिट क्या हो जाएगी, उसके क्रियाकलापों में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगले जो एनर्जी लेवल में क्या पहुंचेगी, 10 यूनिट एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। अगले यूनिट में क्या पहुंचेगी, 10 यूनिट पहुंचेगी। इसी तरह और अगले यूनिट में 1 यूनिट पहुंचेगा। तो इस तरह क्या होता है, 10% एनर्जी का लेवल आगे जाता है। तो ये लिंडमैन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल ऑफ ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, अगले ट्रॉफिक लेवल में 10% ही एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अगर भारत में प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर भारत में कितने प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर क्या है, रिजर्व है, ठीक है। और ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, कोल्ड डिजर्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में होगा, ठीक है। नहीं, उत्तराखंड में है, ये क्या हमारा कोल्ड डिजर्ट हो गया। नंदा देवी है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। नंदा देवी होगा, डिब्रू शिकवा होगा, देहांग दिबांग होगा, खांगजोंगड़ा हो गया, मानस हो गया, नौकरेक होगा, सुंदरबंस होगा, सिमलीपाल होगा, अचर कमान होगा, अमरकंटक होगा, ठीक है। शेषाचलम होगा, शेषाचलम हिल्स है, ग्रेट निकोबार होगा, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार होगा, अगस्ता मलाई होगा, नीलगिरी होगा, पचमढ़ी, पन्ना और कच्छ। तो ये हमारे प्रमुख 8 बायोस्फीयर रिजर्व है। और सभी का पर्पस क्या है कि हम क्या करें, वहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करें, या प्राकृतिक पारितंत्र की सुरक्षा करें या उसको संरक्षित रखें। और वहाँ पर संरक्षित करने के दौरान हमारा ये भी पर्पस रहेगा कि हम सोशल डेवलपमेंट कर सकें। सोशल डेवलपमेंट जैसे कि हम बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, जू बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करते हैं, वहाँ के जीव जंतु वनस्पतियों को संरक्षित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी क्या हमारे समाज के हिस्सा है या क्या हमारे पारितंत्र का हिस्सा है। तो अगर हमें आगे आने वाले हमारे जनरेशन को इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखना चाहते हैं या उन्हें बताना चाहते हैं तो हमें इनको संरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे एक प्रकृति प्रदत्त वरदान या हमारे संसाधन है, ठीक है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये किस कॉन्सेप्ट पर बात कर देता है या कैसे काम करता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटते हैं या 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो 3 हिस्से कौन से होते हैं, जो केंद्र का हिस्सा होता है उसको हम कोर एरिया बोलते हैं या कोर जोन बोलते हैं, जो कि मोस्ट प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पर किसी की भी आवाजाही या मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह से क्या होती हैं, प्रतिबंधित होती हैं। दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र होता है वो कौन सा है, बफर जोन, जो कि कहाँ पड़ता है, कोर जोन के बाहर। और जो ट्रांसफर जोन होता है या ट्रांजिशन जोन होता है, सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, उसके बीचों बीच का हिस्सा जो होता है वो हमारा बफर जोन होता है। और बफर जोन में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, रिसर्च और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड गतिविधियां का क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिटेड टूरिज्म को या कहें सीमित पर्यटन को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर फिशिंग की जा सकती है, ग्रेजिंग भी कराई जा सकती है, लेकिन एक लिमिटेड कैटेगरी में या लिमिटेड
मात्रा में ही कराया जा सकता है, सीमित मात्रा में ही इन सब चीज़ों को क्या की जाती है, परमिशन दी जाती है। यहाँ पर परमिशन के बाद ही क्या कर सकते हैं, रिसर्च एजुकेशन कर सकते हैं, टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, फिशिंग और ग्रेजिंग को कराया जा सकता है। मतलब ये सभी क्या है, परमिशन बेस्ड है, गवर्नमेंट के परमिशन की इसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर थोड़ी बहुत ह्यूमन सेटलमेंट लगाई जा सकती है, लेकिन उसका पर्पस क्या होगा, रिसर्च और एजुकेशन है। ठीक है, जो हमारा ट्रांजिशन होता है या कहें सबसे बाहरी क्षेत्र होता है या बफर जोन के बाहर का क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांजिशन जोन कहलाता है। उस ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, हमें परमिशन होती है कि हम क्या कर सकें, घर बना सकें या कहें आदिवासी क्षेत्र के रूप में इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट में भी यहाँ पर किसको प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ वहाँ की जनजातियों को जो वहाँ पर जंगलों में रहते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, इस चीज़ का नॉलेज होता है कि वो कैसे अपने आप को वहाँ पर जंगली क्षेत्र में या जंगल के आसपास के क्षेत्रों में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। और ट्रांजिशन ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ी थोड़ी यहाँ पर क्या रेस्टोरेंट होटल्स बनाए जा सकते हैं, जो कि क्या कर सके, यहाँ पर लोग जो टूरिज्म कर रहे हैं उनको रुकने रहने की व्यवस्था की जा सके। तो यहाँ पर कॉमर्शियल बिल्डिंग भी थोड़ी बहुत बनाई जा सकती है, लेकिन परमिशन के साथ ही। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। जब हम इस चीज़ को, चलिए बायोस्फीयर रिजर्व हम क्यों करते हैं, आखिरकार बायोस्फीयर रिजर्व को करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एनिमल जो आइस एज में देखते हैं, तो कि आइस एज में भी कुछ एनिमल्स का क्या हो गया था, ख़त्म हो गए थे या पूरी तरह से विलुप्त हो गए। जैसे अमेरिकन चीता हो गया, डोडो हो गया, ठीक है, टूथड कैट हो गई, वूली मैमथ हो गए, ये सभी क्या हो गए, आइस एज के पहले ही क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं या आइस एज के दौरान ख़त्म हो चुके हैं। जो अभी जो ख़त्म हो चुके हैं वो बैसी डॉल्फिन हो गई, राउंड आइलैंड्स, बोरिंग बो हो गया, ठीक है, डच एल्कन, ब्लू बटरफ्लाई हो गए, यूरेशियन एरोच हो गया, ग्रेट आक हो गई, स्पिक्स मकाओ हो गया, ठीक है, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस हो गया, स्प्लिटेड पॉइजन फ्रॉग हो गए, ठीक है, कैरोलिन कौन सा होगा, स्टेलर सी काओ, ठीक है, ये तस्मीना टाइगर, पैसेंजर पिजन, लेबरडोर डक, जावन टाइगर। तो ये सब चीज़ें क्या है, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पूरी तरह से पृथ्वी से क्या हो चुके हैं, आज की डेट पर विलुप्त हो चुके हैं। और ये विलुप्त क्यों हो चुके हैं, क्योंकि हमने क्या नहीं किया, मानवीय पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संतुलन को स्थापित नहीं कर पाए। तो उसी का परिणाम है कि आज की डेट पे क्या हो गए, कई सारे जो एनिमल्स हैं, पक्षी जीव जंतु क्या हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं या कहें विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट डिबेट था, जो हमने यहाँ पर भी आपको बताया था कि ये क्या एक डिबेट का मुद्दा, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच संतुलन होना आवश्यक है और मानव को पर्यावरण के साथ समरसता रखने या उसका उपयोग करना सीखना होगा। ये प्राकृतिक पर्यावरण वर्सेस मानवीय पर्यावरण एक क्या है, डिबेट का मुद्दा है या कहें इस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम तीन बेसिकली देखते हैं, वो कौन कौन से हैं, हम तीन प्रमुख कौन कौन से देखते हैं। इसमें हम प्रमुख देखते हैं, भूमंडल हो गया हमारा, वायुमंडल हो गया और जलमंडल देखते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक पर्यावरण में क्या किया है, मानवीय पर्यावरण द्वारा या कहें मानवीय पर्यावरण के निर्माण के दौरान या मानव ने क्या किया, पर्यावरण में परिवर्तन करने के दौरान इन तीनों ही परिमंडलों को क्या किया, प्रभावित किया। और जो इन तीनों से निर्मित जो जैवमंडल है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ या इफेक्ट हुआ। तो जैसे हम भूमंडल में की बात करें तो मानव द्वारा जो पर्यावरण का निर्माण किया गया है उससे कैसे हमारे भूमंडल को नुकसान हुआ है या भू संसाधन का निर्माण नुकसान हुआ, उसको समझते हैं कि आज की डेट पे क्या हुआ, डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण क्या हो गया, बढ़ा है। तो जैसा आज की डेट पे देखते हैं कि क्या हो गया है, मृदा क्या हो गई, उपजाऊ भूमि क्या हो गई है, अम्लीय हो गई है, क्षारीय हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा अम्लीय हो गई, या कहें वहाँ का पीएच वैल्यू, जो मृदा का पीएच वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों हुआ है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में देखें तो वहाँ के किसानों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को क्या किया है, पंप आउट किया, वहाँ से पानी निकाला है, ठीक है, सिंचाई के पर्पज से। उससे क्या हुआ, भू स्तर या भू जो जल स्तर है वो क्या है, गिरा है और वहाँ पर क्षारीयता बढ़ी है कई जगह पर। और अम्लीयता बढ़ने का पर्पज ये कई जगह पर क्या किया, बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ है, फर्टिलाइजर के प्रयोग से क्या हुआ, वहाँ की अम्लीयता बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही क्रियाएं और साथ ही साथ
चेंज होते जलवायु ने क्या किया, डेजर्टिफिकेशन को बढ़ाया या कहें मरुस्थलीकरण को बढ़ाया। और मरुस्थलीकरण के बढ़ाने में एक और हमारा योगदान क्या है, बढ़ती जनसंख्या के लिए सेटलमेंट बढ़ाने के लिए या कहें उनके लिए बस्तियां बनाने के पर्पज से हमने क्या किया, बड़े बड़े क्षेत्रों को क्या किया, साफ किया, वहाँ के जंगलों को काटा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण किया, बड़े बड़े एरोप्लेन्स, बड़ी बड़ी क्षेत्रों का ऐसा निर्माण किया जिससे क्या सके वहाँ के जो प्राकृतिक परिवेश था उसको क्या किया, हमने समाप्त कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, आज की डेट पे हमें देखने को मिलता है डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण बढ़ा है। वहीं पर देखते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ, फूड चेन पे क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव बना। आप ऐसे सोच लीजिए कि जैसे हमने क्या किया है, पॉपुलेशन दिन पर दिन क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो फूड चेन था, जहाँ पर हम क्या करते थे, उपजाऊ कृषि होती थी, उपजाऊ क्षेत्र जो होता था, भूमि होती थी, वहाँ पर आज पर हम क्या कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र के रूप में या क्या वहाँ पर मानव बस्तियों का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो फूड चेन थी वो भी प्रभावित हो रही है। साथ ही साथ क्या कहें कि आज की डेट पे देखते हैं हम कि मैरीन जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, फूड रिसोर्सेज होते हैं, मछलियाँ हो गई, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फूड चेन इम्बैलेंस्ड हो रही है। डिफॉरेस्टेशन पहले ही बता दी कि डिजर्टिफिकेशन का कहीं ना कहीं रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन भी है। पॉपुलेशन का भी रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन ही है, ठीक है। ये मतलब पॉपुलेशन से भी क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से भी क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। इसको कहते हैं वन उन्मूलन, ठीक है। हमने क्या किया, वनों का बड़े मात्रा में कटाव किया या काटा है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इनको और भी सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। अभी हम जस्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बीच असंतुलन होने से या इनके बीच क्या हो, समरसता ना होने से आज की डेट पे कैसे कैसे मुद्दे आ चुके हैं या कहें कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे भूमंडल में देख रहे हैं कि भूमंडल कैसे प्रभावित हुआ है, वहाँ पर हम देख रहे हैं मरुस्थलीकरण बढ़ा है, वन उन्मूलन हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे भूमि को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। वायुमंडल, यहाँ पर क्या किया हमने, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे फॉसल फ्यूल्स थे उनका क्या है किया, हमने प्रयोग किया, उससे क्या हुआ है, वायुमंडल प्रभावित हुए या पॉल्यूट हुआ है, ठीक है। ओजोन लेयर भी क्या हो रही है, इसी वजह से डिप्लेट हो रहा है। जो भी क्लोरीन गैस क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर के कटाव से या कहें ओजोन लेयर में छिद्र होने की वजह क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, क्लोरीन गैस है या कहें क्लोरीन गैस की जो कंपोजिट गैसेस है जैसे CFCs हो गए, HFCs हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या करती हैं, ओजोन लेयर में छिद्र कर रही हैं। तो जैसे जो फॉरमैन जो थे उनने 1973 में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि क्या हो गया, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में क्या हो गया, छेद हो गया। और इस वजह से हम देखते हैं कि पारितंत्र में जो जीव जंतु हैं वो क्या हो रहे हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि चिली में जो भेड़ होती है वो क्या हो रही है, आज की डेट पे अंधी होती जा रही है या कहें उनकी स्किन क्या हो जाती है, कैंसर युक्त हो जाती है, ठीक है। वहाँ का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं अंटार्कटिका के, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन क्या है, ओजोन लेयर में छिद्र होना, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे देखते हैं CO2 हो गई, ठीक हो गए, CO2, मीथेन, CFCs, HFCs, ये सब चीजें क्या है, ये CO2 का ही या कहीं ग्रीन हाउस गैसेस का ही, ग्रीन हाउस गैसेस का ही क्या है, हिस्सा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापन बढ़ रहा है, ठीक है। जो IPCC की जो रिपोर्ट है, 6th रिपोर्ट जो IPCC की जो 6th रिपोर्ट है 2022 में आई थी, उसमें बताया गया था 1900 से 1917 के आसपास का जो टेम्परेचर था विश्व का, उससे आज की डेट पे वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान बढ़ने की संभावना है इस डिकेड के अंत तक। मतलब 2030 तक ये संभावना है कि पूरे विश्व का लगभग 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा फ्रॉम 1900 टू 1907। जो 1900 और 1900 से 1917 के बीच का जो विश्व का टेम्परेचर था, औसतन जो तापमान था, उसमें वृद्धि देखी जाएगी कितने की, लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की या कहें 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। और इस 1 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में वृद्धि से हमें देखने को मिलेगा कि क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा, पारितंत्र प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया था स्थल रूप और स्थल रूप की अवस्थिति और वहाँ की जलवायु किसको निर्धारित करती है, उस क्षेत्र के पारितंत्र को निर्धारित करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु चेंज होगी
क्लाइमेट चेंज होगा तो वो क्या होगा, पारितंत्र को प्रभावित करेगा। पॉजिटिव रूप से कहीं थोड़ी बहुत प्रभावित होगा, लेकिन क्या होगा, ज़्यादातर क्या होगा, नेगेटिव रूप से प्रभावित होगा। जैसे कि हम देखने को मिलता है साइबेरिया क्षेत्र क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, वो पिघल रहे हैं, तो वहाँ पर संभावना बन रही है कि वहाँ पर भी जीवन जैसी अवस्थितियाँ निर्मित होंगी, वहाँ पर जीवन संभव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का क्या हो जाएगा, वहाँ की बर्फ पिघलेगी, तो वहाँ पर क्या होगी, भूस्थल कैसा हो जाएगा, मानव युक्त हो जाएगा या मानव के रहने लायक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रशिया का साइबेरिया क्षेत्र होगा या आर्कटिक का जो क्षेत्र होगा वो रहने योग्य, या ग्रीनलैंड जो क्षेत्र वो रहने योग्य हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग का जो पॉजिटिव इफेक्ट देख सकते हैं, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा क्या होगा, बाकी जो क्षेत्र होगा वो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि जल स्तर जैसे ही बढ़ेगा तो जो महाद्वीपों का तटीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, समुद्र में डूबने लगेगा। कई सारे जो छोटे छोटे द्वीप है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, और इससे क्या होगा, मानव क्षति होगी या पारितंत्र की क्षति होगी। ठीक है, तो इस चीज को समझे। जलमंडल कैसे प्रभावित हुआ है, मानवीय पर्यावरण के निर्माण के दौरान या मानवीय गतिविधियों से कैसे जलमंडल प्रभावित हुआ। आज हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया। जो पानी सतह पर है या क्या नदियों और तालाब में है वो तो प्रदूषित है ही, साथ ही साथ हमने क्या कर दिया, जो जल स्तर जो पृथ्वी के अंदर का जल है या कहें भूमिगत जल है, उसको भी हमने क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। हमने क्या किया है, अंडरग्राउंड वाटर या भूमिगत जल को भी आज की डेट पे क्या कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, उसका लेवल भी गिर रहा है। जैसे कि हमने पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बोला, वहाँ पर जो कृषक है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, पंपों का यूज करके, वाटर पंप्स का यूज करके अंडरग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और वहाँ से देखा जा रहा है कि जो ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है या ग्राउंड लेवल वाटर है वो क्या हो रहा है, नीचे गिरते जा रहा है। भूमिगत जल स्तर जो है बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से हम देख रहे थे क्या हो रहा था, डिजर्टिफिकेशन या कहें वहाँ की मृदा का क्षारीयता बढ़ रही है, और जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहा है वहाँ पर अम्लीयता बढ़ रही है। तो आप इन सभी चीज़ों में क्या, आप इनको सेपरेट नहीं देख सकते, किसी भी पॉइंट को आप सेपरेट नहीं देख सकते। आपको क्या है, सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब अगर जैसे बात करें, ग्लोबल वार्मिंग से भी डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि किसी क्षेत्र का अगर तापमान में परिवर्तन होगा वहाँ पर वर्षा नहीं होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, वहाँ की जलवायु चेंज होगी, और जहाँ पर पहले बारिश होती थी वहां पर बारिश नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, वहां पर भी मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। जैसे हम देखते हैं पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया या राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र हो गया, जैसे शिवपुर हो गया, ठीक है, ये सब जो भिंड मुरैना वाला क्षेत्र हो गया, तो आज की डेट पे देखा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत तेजी से क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो इसका भी रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज ही है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं देखना है, बस सेपरेट हम समझने का प्रयास कर रहे हैं किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से इशू उजागर हुए हैं या कौन कौन से मुद्दे उठकर आ रहे हैं, और इन सभी में जो प्रभाव हो रहा है वो सभी क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चीज़ों को हमें कनेक्टेड ही समझना है, बस हम चीज़ों को अलग करके रखे इसलिए हैं कि चीज़ों को आप आसानी से समझ सकें। तो जैसे हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर क्या हो गया, वो भी पॉल्यूटेड हो गया। जैसे नदी का तो पॉल्यूटेड कर ही दिया, तालाब तो पॉल्यूटेड है ही, तो वहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है, सब तालाब के ऊपर काई हो जाती है, यूट्रिफिकेशन जो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी वो नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर भी क्या हो जाए, जो उसका लेवल, वाटर लेवल जो है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, जैसे पंजाब हरियाणा क्षेत्र में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमने क्या किया है, पानी की मात्रा में जो नदी जल का पानी है या ग्राउंड वाटर पानी है, तो उसमें हमें क्या मिला, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है। और आर्सेनिक क्या है, हानिकारक तत्व है, जो कि हमारे क्या कर सकते हैं, हमारे आंतरिक अंगों को या कहें हमारे मानवीय शरीर को क्या कर सकते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, मेल्टिंग हो रहे हैं। ठीक है, हमारे जो ग्लेशियर हैं बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। तो जो हम हिम पहाड़ देखने को मिलते हैं कि आज की डेट पे क्या हो रहा है, बड़े बड़े समुद्र में क्या हो रहे हैं, पहाड़ तैर रहे हैं। ठीक है, उनका क्या हो रहा है, टूट का क्या, जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या है, बड़े हिस्से या क्षेत्र से क्या हो गया, टूट कर समुद्र में क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राउंड जो सी लेवल है वो भी क्या कर रहा है, हमें लगातार क्या हो रहा है, सी लेवल भी बढ़ रहा है। और इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो कोस्टल रीजन है, जो महाद्वीपीय क्षेत्र के तटीय क्षेत्र है, वो क्या हो रहे हैं, डूबने की संभावना पे या क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तुलाबू आइलैंड जो कि है, ठीक है, वो भी डूबने के, मतलब इसको सबसे ज़्यादा माना जाता है कि क्राइसिस है कि अगर थोड़ी से भी बढ़ा, जैसे कि अभी भी माना जा रहा है कि 2040 तक में क्या होगा, 1900 से लेकर 1917 के बीच से 2040 तक में क्या हो जाएगा, सी लेवल 3 गुना बढ़ जाएगा। जो कि पहले का सी लेवल था उससे आज की डेट पे
3 गुना की वृद्धि होने की संभावना है 1900 से लेकर अब तक में। ठीक है, मालदीव्स हो गए, जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स है वो क्या है, डेंजर जोन में या क्या उनमें क्या है, एक प्रकार से चेतवानी है कि वो कैसे हो सकते हैं, डूब सकते हैं। इकोसिस्टम को या क्या हमने जो तीनों चीजें हैं बायोस्फीयर रिजर्व को हमने कैसे प्रभावित किया, ये तीनों चीजों की वजह से क्या हो गया है, हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है, या क्या पारिस्थितिक तंत्र क्या हो रहा है, असंतुलित देखा जा रहा है, फूड चेन प्रभावित हो रही है। ठीक है, डाइवर्सिटी जो हमारे जो वनस्पतिक डाइवर्सिटी है, जीव जंतु डाइवर्सिटी वो क्या हो रही है, एक्सटेंट हो रही है। जैसे कि हम इस चीज को पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, रेड डेटा बुक का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप इंडेंजर्ड स्पीसीज को देख लीजिए, वनरेबल स्पीसीज को, और इंस्टिंक्ट जो कहें विलुप्त हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ये तो हमने जो आपको पीछे लिस्ट दिखाई थी, ये जो लिस्ट दिखाई थी कि ये सब क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, ये बहुत बहुत छोटी लिस्ट है। ठीक है, बहुत इससे भी कई सारे जीव जंतु हैं जो कि क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो हम रेड डेटा बुक का प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिरकार जो मानवीय पर्यावरण के निर्माण के दौरान हमने जो क्षति पहुंचाई है अपने पर्यावरण को, तो उसमें प्राकृतिक पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाई है उससे कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिला, फूड चेन क्या हो रहा है, नेगेटिवली प्रभावित हो रहा है, डाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। और रेड डेटा बुक हमारा क्या है, इस चीज़ का प्रूफ है कि हमने क्या किया है आज की डेट पे, प्राकृतिक पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, कौन कौन से जीव जंतु नेगेटिवली इफेक्ट होगा। सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, जो एसटीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसकी तरफ बढ़े। आईची, एक आईची, सॉरी, चलो इसको इरेज